हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम सीटेट का पेपर सॉल्व करते हैं। यह पेपर सितंबर 2016 में हुआ था। पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, भाग नंबर 1, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ए, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। बी, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए और बी। ऑप्शन नंबर बी और सी। ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर डी, केवल बी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी और सी। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। बच्चे अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं तथा उन्हीं परिस्थितियों में उनका समाजीकरण होता है। विभिन्न प्रत्ययों का विकास समाज के माध्यम से ही बच्चों में होता है, न कि वे स्मृतियां बालक में पहले से विद्यमान होती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ऑप्शन नंबर बी, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। ऑप्शन नंबर सी, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। बालक पर उस पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है जिस पर्यावरण में वह रहता है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के अंतर्गत शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज को शामिल किया जाता है। बालक पर्यावरण के माध्यम से नवीन जानकारियों को आत्मसात करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन ए, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। ऑप्शन नंबर बी, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर। ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पाठ विषय वस्तु को छात्रों के जीवन से जोड़कर उस पाठ को आसानी से और रुचिपूर्ण ढंग से छात्रों को सिखाया जा सकता है। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन के साथ संबंधित करके प्रभावी अधिगम को उत्तरोत्तर बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, जन्म पूर्व का समय। ऑप्शन नंबर बी, मध्य बचपन का समय। ऑप्शन नंबर सी, वयस्कावस्था। ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक बचपन का समय। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक बचपन का समय। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय होता है, क्योंकि इसी काल में बालक दूसरों की भाषा सीखता है तथा शब्द भंडार का निर्माण जैसी प्रक्रियाओं को आत्मसात करता है। बाल्यकाल में बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण विभिन्न ऐसे प्रश्नों को पूछता है जिनका उत्तर देना संभव नहीं होता है। बाल्यकाल में 4 वर्ष की अवस्था में बालक के पास 1600 शब्द, 4.5 वर्ष की अवस्था में लगभग 1900 शब्द सीखता है, अर्थात उम्र के विभिन्न अवस्थाओं में उसका शब्दकोश बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, लिंग है। ऑप्शन नंबर ए, जैविक सत्ता। ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक संरचना। ऑप्शन नंबर सी, सहज गुण। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक संरचना।
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक संरचना। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। लिंग एक सामाजिक संरचना है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक संरचना ही नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और स्वीकृत सामाजिक मान्यताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन नंबर ए, सहयोगी प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, मानवीकृत परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी, वस्तुपरक बहुविकल्पी के प्रश्न। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सहयोगी प्रोजेक्ट। चलिए हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। वाइगोस्की के सामाजिक विकास सिद्धांत का प्रमुख बल सहयोगात्मक समस्या समाधान पर है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार तथा अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उनके द्वारा पूर्व में अपनी कक्षा में अवलोकित किया गया है। अतः वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते बच्चों के आकलन के लिए सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को अपनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम ऑप्शन ए पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ऑप्शन बी का एकमात्र निर्धारक होते हैं। सी के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। डी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। इसकी व्याख्या करते हैं। अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि विविध कक्षा में अपने शिक्षार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। बी, बच्चे समस्या समाधान करता हैं। सी, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं। डी, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर सी, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। बच्चे आसपास की परिस्थितियों से सीखते हैं तथा अधिगम को उनके जीवन से जोड़ देने पर अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इसलिए बच्चे जानकारी के निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय प्राप्तकर्ता हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों में समस्या समाधानकर्ता, वैज्ञानिक शोधकर्ता तथा पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक का गुण भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगे। ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिक और पर्यावरण। ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि और विकास। ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर डी, अनुशासन और पौष्टिकता। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकता और पर्यावरण। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। व्यक्ति के विकास को उसका वंशानुक्रम तथा वातावरण अत्यधिक प्रभावित करता है।
ये दोनों मिलकर ही व्यक्ति के विकास के मार्ग को पुष्ट करते हैं। व्यक्ति जो कुछ सोचता है अथवा अनुभव करता है वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है ऑप्शन नंबर ए गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए सुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। डी गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अनुभवों को बढ़ाती है, क्योंकि बच्चे अपने सहपाठियों से अनेक कौशल सीखते हैं। उनमें सृजनशीलता की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन नंबर ए सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ऑप्शन नंबर बी रट कर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यास्परण करने में अच्छे बने। ऑप्शन नंबर सी है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। ऑप्शन नंबर डी ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षक द्वारा विचारोत्तेजक प्रश्न पूछने, विद्यार्थियों के मध्य जागरूक विचार विमर्श आदि बच्चों को नई जानकारियों की खोज के लिए प्रोत्साहित करेगा। शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी का समग्र विकास होता है, जिसके लिए शिक्षक विद्यार्थियों की जिज्ञासा का समाधान करके उनको अध्ययन के प्रति उत्प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ऑप्शन नंबर ए खोज को प्रोत्साहन देता है। ऑप्शन नंबर बी नियामक है। ऑप्शन नंबर सी समय विवेचन को हतोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति को बढ़ाता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए खोज को प्रोत्साहन देता है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। सक्रिय सहयोग और क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है कि पाठ के विकास में बच्चों का सहयोग लिया जाएगा, जिससे कि वे क्रियाशील व खोजी प्रवृत्ति को सीखें। शिक्षक खोज को प्रोत्साहन देकर अधिगम को सुगम बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ऑप्शन नंबर ए इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। ऑप्शन नंबर बी इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर सी यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। आकलन का उद्देश्य बालकों की अभिवृत्ति, क्षमता तथा ज्ञान का स्तर इत्यादि का मापन करना होता है। आकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है। आकलन के माध्यम से विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक की प्राप्ति भी होती है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते
सीखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन नंबर बी, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट। ऑप्शन नंबर सी, जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जब शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से सक्रिय निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। बच्चे विविध विधियों और विभिन्न क्रियाकलापों से सीखते हैं। जिस कक्षा में बच्चों के विचारों को सुना जाएगा तथा खुले प्रश्नों पर उनके विचार आमंत्रित किया जाएगा, वहाँ बच्चों में क्रियात्मक कौशल का विकास होगा। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और वे यह अनुभव करेंगे कि वे महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ऑप्शन नंबर ए, संतुलन। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अन्योन्क्रिया। ऑप्शन नंबर सी, मानसिक प्रारूपों का समायोजन। ऑप्शन नंबर डी, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अन्योन्क्रिया। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार ज्ञान सामाजिक क्रियाओं का अंतःकरण है। व्यक्तिगत विकास सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के बिना समझ से परे हैं। लेव वाइगोस्की का मानना है कि केवल अमूर्त सिद्धांत से ज्ञानात्मक विकास की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इनकी दृष्टि में संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 16, कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को यह तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेगा। ऑप्शन नंबर डी, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। प्रश्न में लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार को जीन पियाजे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। क्वेश्चन नंबर 17, सुनने में असमर्थ बच्चा। ऑप्शन नंबर ए, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ऑप्शन नंबर डी है, नियमित विद्यालय में अपने सहयोगियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा।
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उससे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे में सुनने में असमर्थ बच्चे, कम सुनने वाले बच्चे, अंधे बालक, दृष्टिदोष से युक्त बालक तथा वाणी दोष वाले बच्चों को शामिल किया जाता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को यदि उपयुक्त सुविधा एवं साधन उपलब्ध कराया जाए तो ऐसे बच्चे नियमित विद्यालय में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विकास का सिरापदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। ऑप्शन नंबर बी, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। सी ऑप्शन, सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सिर से पैर की ओर। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। विकास क्रम की एक रूपता के सिद्धांत में यह वर्णित है कि गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त वैयक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन होते हैं। विकास का सिर पदाभिमुखता सिद्धांत कहता है कि मानव जाति के सभी बालकों का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। इसी तरह बालकों में भाषा का विकास भी क्रमिक रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 19, अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को बच्चों से बातचीत करना तथा उनके दृष्टिकोण को महत्व देना होता है। प्रत्येक बालक को जब यह लगता है कि यह महत्वपूर्ण है तथा उसके विचारों को महत्व दिया जा रहा है तो उसके अधिगम कौशल में अधिक निपुणता आती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, परिवार और पास पड़ोस। ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय और पास पड़ोस। ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। ऑप्शन नंबर डी, परिवार और रिश्तेदार। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय और पास पड़ोस। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। समाजीकरण जीवन भर चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। गौण समाजीकरण के माध्यम से बालक सामुदायिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है। गौण समाजीकरण के वाहकों में विद्यालय, पास पड़ोस, खेल के मैदान आदि को शामिल किया जाता है। प्राथमिक समाजीकरण में मुख्य वाहक परिवार तथा मित्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। ऑप्शन नंबर ए, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। ऑप्शन नंबर बी, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। ऑप्शन नंबर सी, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। यदि शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को इस कथन के द्वारा समस्या समाधान हेतु प्रेरित करती है तो समस्या समाधान के लिए बालक में आंतरिक प्रेरणा का विकास होगा और वह आसानी से समस्या समाधान में सक्षम हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 22,
हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ऑप्शन नंबर ए, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ऑप्शन नंबर डी, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदली। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा वर्ष 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, जिनमें शामिल है भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, अंतःपारस्परिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि तथा नैसर्गिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। शिक्षक को विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाते समय बहुबुद्धि सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन नंबर ए, एक काल्पनिक लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर बी, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर सी, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के विभिन्न भेद होते हैं। ऐसे बच्चों में शामिल हैं नंबर 1, बौद्धिक दृष्टि से प्रतिभाशील बालक तथा मंदबुद्धि बालक। सेकंड है शैक्षणिक दृष्टि से तीव्र बालक तथा पिछड़े बालक। थर्ड है शारीरिक दृष्टि से बहरे बालक, कम सुनने वाले बालक, अंधे बालक, दृष्टि दोष से युक्त बालक, विकलांग बच्चे। फोर्थ है समस्यात्मक दृष्टि से सामाजिक दृष्टि से कुसुमायोजित बालक तथा संवेगात्मक असंतुलित बालक। ऐसे सभी विशिष्ट बालक शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु तथा धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ऑप्शन नंबर ए, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने पास समझ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। यह गलत है। सही है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षक बालकों के समक्ष उदाहरण के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को बच्चों के जीवन से जोड़ता है, जिससे उनमें वांछनीय संवेगों का विकास होता है। बच्चों में खुले प्रश्नों पर विचार करने जैसी प्रवृत्ति के माध्यम से तर्क शक्ति के उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने से उनमें आत्म प्रेरणा का विकास होता है और उनमें सीखने की प्रवृत्ति पुष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है।
ऑप्शन नंबर ए निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक दंड, ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ऑप्शन नंबर डी प्रतियोगितात्मक कक्षा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा के अंतर्गत व्यक्ति सापेक्ष अधिगम को शामिल किया जाता है। विद्यालयों द्वारा कुछ ऐसे विशेष विषय क्षेत्रों में क्रमबद्ध प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जो अन्य लोगों के जीवन प्रक्रिया या अनुभवों द्वारा प्राप्त ना की जा सके। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए सत्यवादी, ऑप्शन नंबर बी अधिनायकवादी, ऑप्शन नंबर सी है अनुमतिपरक, ऑप्शन नंबर डी सुविधादाता। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सुविधादाता। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत शिक्षक को बाल केंद्रित बनाने, परीक्षा में सुधार करने, जाति धर्म आदि आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 27, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन ए समायोजन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन नंबर बी समावेशन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन नंबर सी सामीकरण और संशोधन के रूप में, ऑप्शन नंबर डी समावेशन और समायोजन के रूप में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी समावेशन और समायोजन के रूप में। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। जब बालक अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ऑप्शन नंबर ए वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, ऑप्शन नंबर सी वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, ऑप्शन नंबर डी वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। जिन बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है प्रतिभावान बालक कहलाते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बुद्धि लब्धि के आधार पर प्रतिभावान बच्चों को वर्गीकृत किया है। जैसे टरमन ने 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक को प्रतिभाशाली कहा है, जबकि डनलप ने 132 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक को प्रतिभाशाली माना है। प्रतिभावान विद्यार्थी की विभिन्न विशेषताएं होती हैं, जैसे इनमें पढ़ने लिखने में रुचि होती है, कठिन विषयों में रुचि, शब्द भंडार, व्यापक समस्याओं का समाधान तीव्र गति से करते हैं तथा इनमें मानसिक क्रियाओं, तर्क चिंतन, निर्णय स्मरण करने की योग्यता अधिक होती है। इसलिए यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण ना हो तो ऐसे बच्चे कम प्रेरित अनुभव करते हैं और ऊब जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन नंबर ए, उनमें चिंता और डर पैदा करके। ऑप्शन नंबर बी, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ऑप्शन नंबर डी है, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे ट्रॉफी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। बालकों को आंतरिक रूप से अध्ययन हेतु उत्प्रेरित करने के लिए शिक्षिका द्वारा बालकों को व्यक्तिगत लक्ष्य दिए जाने चाहिए तथा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। ऑप्शन नंबर सी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। ऑप्शन नंबर डी, कानून और व्यवस्था अनुकूलन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है तथा उस मानक के सही और गलत पक्ष पर चिंतन के द्वारा निर्णय करता है। कोहलबर्ग के परंपरागत नैतिक स्तर के अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन वह अवस्था है जिसमें बच्चों के एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है।